नमस्कार प्यारे मेरे दर्शक, मेरे प्यारे श्रोताओं। मैं आप लोगों का हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ और आप सभी का हार्दिक मैं स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम बताने जा रहा हूँ आपको कि आला का विवाह कैसे हुआ, किस किस परिस्थितियों में हुआ, आला के विवाह में कितनी अड़चनें आईं, कितना दुख हुआ, किसको किसको आला की शादी से दुख हुआ और क्या क्या शर्तें रखी गईं। उस समय ज़रा आप विचार करके देखिए, ज़रा सोच के देखिए उस समय क्या परिस्थिति रही होंगी 12वीं सदी में। दोस्तों, कहते हैं भक्ति में शक्ति थी। पहले कोई डॉक्टर नहीं चलते थे, वैद्य चलते थे, हकीम चलते थे। आज टेक्निकल का ज़माना है, पहले टेक्निकल का ज़माना नहीं था। पहले सिर्फ तलवारों, लाठियों, डंडों से, हाथियों से, घोड़ों से ऐसे युद्ध होता था। आज मैं आपको आला का विवाह पूरा विस्तार से सुनाऊंगा। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना अपना बच्चा समझकर। सबसे पहले बोलो शारदा माता की जय। श्रोताओं, मैं आपको ध्यान दिलवाना चाह रहा हूं। एक राज्य था जिस राज्य का नाम था नैनागढ़। नैनागढ़ राज्य था। नैनागढ़ के राजा का नाम था राघव मच्छ। दोस्तों, नैनागढ़ का राजा राघव मच्छ, उसके लड़का जोगा भोगा सूरज अच्छे से राज्यपाठ का संचालित हो रहा था। दूर दूर से जोगा भोगा से कोई टकराने की हिम्मत भी नहीं रखता था। उनकी एक बेटी थी जिस बेटी का नाम था मछला। राघव मच्छ की बेटी का नाम था मछला, क्योंकि आला की पत्नी बनी मछला। और मछला नाम कैसा पड़ा, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मछला नाम उसका कैसे पड़ा। एक समय की बात है, बताया जाता है, काव्यों के अनुसार लिखा हुआ है। मैं तो केवल काव्य किताबों के आधारों पर चलता हूँ, मैंने तो कोई देखा नहीं है। जो लिखा है इतिहास वही मैं आपको बता रहा हूँ कि समुंदर, एक बार की बात है कि समुंदर में वो स्नान करने के लिए गई थी। कौन गई थी? मछला। जब मछला समुंदर में स्नान कर रही थी, उसी समय उसका पैर मछली ने मुंह में दबा लिया था। जब मछला का पैर मछली ने मुंह में दबा लिया था तो मछला ने बाहर निकलकर मछली को पकड़कर, और जहां उसके पिताजी का दरबार लगा था, महाराज राघव मच्छ का दरबार लगा था, उसी दरबार में वो मछली लेकर जाती है, मछली को पटक देती है वहां पर। श्रोताओं, जब वहां के राजा सामंत सारे लोगों ने देखा कि ये मछली मेरी बेटी लेके आई थी, लेकिन वो मछली थी। मछली ऐसी थी, वो किसी पर उठ नहीं रही थी। जैसे कहते हैं व्हेल मछली होती है जो हाथी को ले लेती थी, कुछ इसी तरीके की वो मछली थी। जब वो मछली लोगों पर उठ नहीं रही थी, उसके बाद में उसी मछली को उठाकर मछला ने फिर से जो राघव मच्छ का तालाब था उसके राज्य में, उसी तालाब में उस मछली को डलवा दिया। अब राघव मच्छ ने सोचा कि ये मछली मेरी बेटी ने उठा दी, मुझे ऐसे ही वीर से किसी से शादी करनी चाहिए जो इस मछली को उठा सके।
अब राजा के मन में विचार आया, मेरी बेटी शादी के योग्य भी हो चुकी है, मुझे अपनी बेटी के लिए, रिश्ते के लिए विचार विमर्श करना चाहिए। राजा राघवमच विचार विमर्श करते हैं, मंत्री को बुलाते हैं अपने, और पंडित को बुलाते हैं, पंडित और नाई को पाती लिखवाते हैं। दूर दूर राजा जितने 52 गढ़े को राजा को चिट्ठी भेजते हैं, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, चिट्ठी जाती है, अलग अलग शहरों में, उरई में जाती है, नरबड़गढ़ जाती है, दिल्ली जाती है, महोबा जाती है, कनौज जाती है। धीरे धीरे वो स्वयंवर का दिन भी निश्चित होने लगा। राजा दूर दूर से आने लगे, सारे राजा आ गए, मामा माहिल भी आ गए। मामा माहिल को भी शादी की बहुत जरूरत थी। उधर भी महोबा के राजा परवाल के सामंत, आला, उदल, मलखान, ढेवा, ब्रह्माजीत, सारे लोग आ गए। दोस्तों, उधर जब आला टहलने के लिए निकले बाग में, उधर मछला भी निकली थी घूमने के लिए। जैसे ही मछला की दृष्टि आला पर पहुंचती है तो देखती है कि मुझे इनसे सुंदर वर और कोई नहीं मिलता है। तुरंत अपने माता शीतला देवी के मंदिर में जाती है, उसके बाग में मंदिर था। माता से प्रार्थना करती है, माता मुझे वर चाहिए तो यही वर चाहिए, मुझे आला ही वर चाहिए। विनती करती है, प्रार्थना करती है। श्रोताओं, जब स्वयंवर का टाइम आता है, क्योंकि राजा की शर्त थी, जो मगर को पछाड़ेगा उसी के साथ में मछला का विवाह होगा। सबसे पहले चारों तरफ कुर्सियां लगाएंगी, मंत्री लोग बैठे गए, राजा का दरबार संचालित हुआ उसी तालाब के पास में जहां पर मछली उस तालाब में रहती थी। सबसे पहले माहिल कूदा तालाब में। माहिल ने मछली से युद्ध किया। युद्ध करते करते माहिल थक गया और हांफता हुआ बाहर निकला और गिर गया। माहिल भी कूदा, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सामंत भी कूदे। दोस्तों, जब कूदे, मछली को, मगर को किसी ने पछाड़ नहीं पाया। उसके बाद में दोस्तों राघव मच करता है कि धिक्कार है तुम राजाओं पर, तुम में किसी में ताकत नहीं है। चुनौती देता है, तुम इस मीन को नहीं पछाड़ सकते हो तो तुम क्या कर सकते हो। दोस्तों, ये बात वहां पर बैठे उदल ने सुनी। उदल तो बहुत ही गुस्से बात थे। उन्होंने कहा, भैया आला सबसे बड़े आप हो, पहले आप जाइए। आला जब कूदे, क्योंकि आला तो अमर थे, लेकिन आला को नहीं पता था मैं अमर हूं। आला शारदा माता के भक्त थे बहुत बड़े। आला ने जब मीन से रक्षा की, मीन को पछाड़ा, मीन से युद्ध हुआ। युद्ध लड़ते लड़ते उनकी भुजाएं थक गईं दोस्तों, क्योंकि इतनी बड़ी मीन थी, उससे इतना जल्दी काबू पाना मुश्किल था, इतनी जल्दी उससे लड़ नहीं सकते थे। घनघोर युद्ध हो रहा है पानी में, कभी मगर ऊपर, कभी आला ऊपर, कभी मगर नीचे, कभी आला। युद्ध घनघोर से, क्योंकि पानी में तो मछली का वजन डबल हो जाता है। मछली को फेंकते हैं, मछली फिर लड़ती है, फिर फेंकते हैं, फिर लड़ती है। दोस्तों, होता क्या है कि मछली मगर आला को निगल लेता है। आला पूरे उसके पेट में चले जाते हैं। दोस्तों, इस मंजर को लोग देखते हैं, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उदल की आंखों में आंसू आते हैं, उधर मछला भी बैठी थी, मछला की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रो रो के बहुत बुरा हाल है। इतना सुनकर मलखान ने कहा, उदल तुम में तो 10-10 हजार हाथियों का बल है, तुम इस मगर से नहीं काबू पा सकते हो। बोला, भैया बड़े भैया के होते हुए मैं पहले कैसे जाता। तुरंत मलखान ने ये बात उदल से कही। उदल ने तुरंत
कूदा पानी में तुरंत, क्योंकि ऊदल कहते हैं भीम का अवतार है। हूतल महाभारत काल के भीम का अवतार था ऊदल। ऊदल में 10,000 हाथियों का बल था। ऊदल ने जब मगर को पछाड़ा, बार बार पछाड़ रहा है, बार बार फेंक रहा है दोस्तों, कि इतना भयंकर उस समय देखने की दृष्टि थी। जरा गौर करो उस समय क्या बीत रही होगी ऊदल पर और उस मीन पर। ऊदल मीन को फेंकता है, मीन ऊदल को फेंकती है, लेकिन 10,000 हाथियों के बलशाली के सामने मछली मगर नहीं टिक सकी। दोस्तों, जब ऊदल ने मगर को जैसे पकड़कर दबोचा, जैसे गोदी में एक छोटा सा बच्चा पकड़े हुए हों, मगर को ऊदल ने ऐसे पकड़कर जहां दरबार लगा था राघव मच्छ का, वहां पर लाकर पटक दिया। अब दोस्तों, पटक कर जब खन उसके मछली के जो थी मगर उसके दांतों को, मुंह को फाड़ा और जैसे ही पेट को दबाया, आला बाहर आ गए। दोस्तों, ये दृश्य देखकर फिर से खुशी का माहौल हो गया दोस्तों। उसके बाद में कहा, अब जो मामा माइल था वो अपनी चुगली से बाप नहीं आ रहा था। तुरंत उसने जाकर राघव मच्छ को भड़का दिया। कहा, इन बनाफरों के साथ शादी करोगे, अपनी तो नाक कट जाएगी। ये तो शर्त जीत ली है बनाफरों ने। क्या करोगे राजा, इनसे युद्ध लड़ो। राजा कहता है, सबको, राजा को सभा में बैठे हुए राजा ने कहा कि ये बनाफरों नौकरों से शादी इस मछला की नहीं हो सकती, इतने इतने अच्छे राजा बैठे हैं। दोस्तों, ये बात सुनकर मलखान को बहुत गुस्सा आया। कहा, चलो युद्ध लड़ करे हैं। दोस्तों, राजाओं से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में सभी लोग बैठ गए। कहा, चलो मेरी भी शर्त है, इस मगर को जो उठाएगा उसी के साथ मैं मछला की शादी करवा दूंगा। कौन कह रहा है? मलखान। दोस्तों, मलखान अपनी दम पर कह रहा है, जो इस मगर को उठाकर गोदी में लेगा उसी के साथ मैं मछला की शादी कर दूंगा। दोस्तों, मान गए राजा मान गए कि यह तो बहुत संभव था, लेकिन मगर भी किसी राजा पर उठी नहीं, हिली नहीं, क्योंकि कहते हैं मलखान तो अंगद के अवतारी थे। मलखान ने कहा, अगर तुम्हें सामंत है, ताकत है, तो इस मेरे पैर को हिलाकर दिखाओ। दोस्तों, उनके पैर को, अंगद के पैर को किसी ने क्या हिला पाया था जो मलखान के पैर को कोई हिला सकता है। दोस्तों, लेकिन मामा माहिल अपनी चुगलखोरी से बात नहीं आता है। उसने वहां पर युद्ध चलवा देता है राजाओं में। राजा और महोबा वालों से युद्ध होता है वहां पर आला ऊदल मलखान ढेवा से। लेकिन महोबा वाले आला ऊदल मलखान ढेवा से कौन जीत सकता था? बड़े लड़ैया महोबा वाले जाके मारे, देखें मर जाएं। बड़े लड़ैया महोबा वाले, एक को मारे दुई मर जाएं, तीसरो खौफ खाए मर जाए, नीचे जाएं तो मर जाएं, ऊपर जाएं तो मर जाएं। दोस्तों, महोबा वालों ने वो शर्त जीत ली और अपना विजय का डंका बजाते हुए महोबा के लिए चल देते हैं। जब महोबा में दोस्तों आ जाते हैं, कुछ समय बीतने के बाद में राजा पंडित को बुलाता है, कहता है, इस शादी की पत्रिका लेके महोबे में जाओ। दोस्तों, उसमें शर्तें लिखवाई जाती हैं, क्योंकि राजाओं के लोगों की शादी विवाह में शर्तें हुआ करती थी। पहली शर्त लिखवाई, सबसे पहले आप मेरे दरबार पे आओगे तो सबसे पहले युद्ध होगा। युद्ध अगर जीत गए तो उसके बाद में आप एक खंबे पर 80 गज ऊपर एक तोरण टंगा होगा, उसे तोड़ना है। सिर्फ एक ही योद्धा काम करेगा। और जो पहली शर्त थी उस पे केवल वो भी एक ही योद्धा होगा, वो एक ही योद्धा लड़ेगा। दोस्तों, ये दो शर्तें हो गईं। तीसरी शर्त थी कि एक कढ़ाई होगी,
उसमें खौलता हुआ गर्म तेल होगा, उसमें दूल्हे को स्नान करना होगा। तीसरी शर्त हो गई। अगर ये भी शर्त हो गई तो भावरी को टाइम पर युद्ध होगा घनघोर। मेरे बेटे जोगा भोगा सूरज सबसे युद्ध होगा। अगर आपको इतनी शर्तें मंजूर हों तब आप मेरी बेटी से बारात करने के लिए आए, वरना वहीं पर शांत बैठिए। ये कौन कह रहा है? राघव मच। दोस्तों, राघव मच ने इतनी शर्तें लिखवाकर कहा दोबारा मुझे पढ़ के सुनाओ। दोबारा पढ़कर सुना दी ये शर्तें। अब दोस्तों उस खतवारा उस चिट्ठी को लेकर, पाती को लेकर चलता है महोबा के लिए। महोबा में पहुंचते हैं दोस्तों, राजा परमाल के यहाँ वो चिट्ठी पहुंचती है। पहुंचकर दोस्तों शादी को स्वीकार करते हैं। राजा परमाल अपने राजाओं को निमंत्रण देते हैं, कनौजी राय, लाखन, सारे लोगों को निमंत्रण देने के बाद में दोस्तों क्या होता है, चल देते हैं बारात सजा के। पहुंचते हैं जब नैनागढ़ से कुछ दूरी पर धुरे पर रह जाता है, तभी वहां पर अपना शिविर लगा देते हैं। शिविर लगाने के बाद में राजा परमाल अगवानी करते हैं। राजा राज पहले जहाँ जाते थे राजा लोग शिविर लगाते थे, अपना वहाँ दरबार भी लगाते थे। दरबार लगता है राजा परमाल का। उसके बाद में राजा कहते हैं, मामा महल को बुलाते हैं, बताइए क्या होना चाहिए। मामा महल कहते हैं पहले दरवाजे का नींव होता है, पहले जो बरंगा होता है एपनबाड़ी का नींव होता है वो पहुँचाया जाता है। दोस्तों कहा एपनबाड़ी को बुलाई जाए। महोबा का एपनबाड़ी था, उससे ज़्यादा ताकतवर, बहुत बड़ा ताकतवर था। अकेले ही एपनबाड़ी ने 1500 योद्धाओं को अकेले ही पछाड़ा था। दोस्तों एपनबाड़ी जो एपनबाड़ी ने पहुंचाता है उसका नाम था रूपनबाड़ी। रूपनबाड़ी आता है, महाराजा को प्रणाम करता है महाराज को और कहता है, महाराज मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपका नमक की बदले अपनी जान भी दे सकता हूँ। दोस्तों रूपनबाड़ी ने कहा, महाराज मुझे घोड़ी चाहिए आला वाली, तभी मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। दोस्तों रूपनबाड़ी आला की घोड़ी लेता है और बरंगा वगैरह लेता है, तुरंत वहां से चल देता है। चलते ही जैसे ही छलांग लगाई नैनागढ़ के दरबार पर पहुंचता है। दरबारियों से कहता है, दरबारी जाओ अपने राजा नैनागढ़ के राजा राघव मच्छर को खबर सुनाओ जाके कि महोबा का रूपनबाड़ी एपनबाड़ी नींव चुकाने के लिए आया है। महोबा के लोग आपकी लड़की मछला से शादी करने के लिए आए हैं, विवाह करने के लिए आए हैं। दरबारी ने ये बात सुनी। दरबारी कहते हैं राजा से, राजा के पास में पहुंचते हैं, कहते हैं महोबा से शादी करने के लिए महोबा वाले आए हैं और रूपनबाड़ी आया है एपनबाड़ी का नींव लेके। इतनी बात दोस्तों दरबारी से कही। दरबारी वहां राजा के पास से लौट भी नहीं आ पाया। तुरंत घोड़ी ने छलांग लगाई, राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा को प्रणाम किया, कहा मैं महोबा की तरफ से रूपनबाड़ी हूँ, एपनबाड़ी का नींव देने के लिए आया हूँ। दोस्तों ये बात सुनी, कहा पहले मेरी शर्त स्वीकार है, दरबारी का नींव पहले चुकाओ। उसने कहा रूपनबाड़ी का, मेरे तो आला उदल बलखान ढेवा तो वो बाद में लड़ेंगे, पहले आप मुझसे युद्ध लड़ो। दोस्तों कहा ठीक, अरे तू तो एक नाव है, तू क्या करेगा। दोस्तों रूपनबाड़ी जब दो हाथों से तलवार से युद्ध करता है, उसी समय दोस्तों बाने कई सामंत जोगा भोगा सूरज सबको वहीं पर पछाड़ दिया। अकेले रूपनबाड़ी दोस्तों सब पे भारी पड़ रहा है। वहां पर अकेले ही सबको उड़ा रहा है, काट रहा है, फेंक रहा है। दोस्तों तिराही तिराही करवा दी उसने, अफरा तफरी मचवा दी। किसने मचवा दी? रूपनबाड़ी ने। रूपनबाड़ी ने वहां पर अफरा तफरी मचा दी, हाहाकार मचा दिया नैनागढ़ में। उसके बाद में तुरंत उसने टेक लगाई और घोड़ी उड़ाई।
तुरंत पहुंच जाता है जहां पर महोबा का शिविर लगा था दोस्तों। महोबा का शिविर लगा था दोस्तों। वहां पर राजा परमाल को सारा हाल सुनाया। रूपन बारी ने कहा, मैं एक नींद चुका आया हूं, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त थी, जो 80 गज ऊपर तोरण टंगा था उसे एक योद्धा तोड़ेगा, उसके बाद में खौलते हुए तेल में स्नान करेगा, उसके बाद में भौरे के भापरों के टाइम पर युद्ध करेगा दोस्तों। राजा परमाल का दरबार लगा था। वहां पर 7 पान का बीड़ा डाल दिया जाता है। 7 पान का बीड़ा मतलब वहां पर पान डाल दिया जाता है। कहा है कोई वीर योद्धा जो इस तोड़न को तोड़ेगा और खौलते हुए तेल में स्नान करेगा। दोस्तों, उस पान को बीड़ा को चबाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो उस समय की बात यह है, जब उस पान के बीड़ा को खाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तभी वहां पर आपको बता दें, जो दक्ष राज बच्चराज थे, दक्ष राज जो एक दासी से उनका एक चक्कर चला था, सेटिंग चली थी, उन्हीं से दासी से एक पुत्र पैदा था। दक्ष राज से और दासी से एक पुत्र पैदा था जिसका नाम था धांधु। दोस्तों, धांधु महाजगदम्बा का वरदानी था, बहुत ही ताकतवर था दोस्तों। हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर दक्ष राज का ही तो पुत्र था, लेकिन था दासी का, तो क्या हुआ? धांधु ने उस पान के बीड़ा को चबा लेता है, और धांधु को जब पान का बीड़ा चबा लेता है, उसके बाद में धांधु घोड़े पे सवार होकर चल दे। तोड़न टंगा हुआ था। जैसे ही उसने अपने घोड़े को उड़ाया और एक तलवार से उसे तोड़न को काट दिया दोस्तों। अब ये बात राजा ने देखी, राजा चौंक गया दोस्तों, ये कैसा योद्धा है दोस्तों। दूसरी शर्त पूरी हो गई, हाहाकार मच गया उस योद्धा को, लोग देखने लगे। तीसरी शर्त जब वहां पर पहुंचे, देखे वहां पर गरम कढ़ाई में तेल खौल रहा था। उस गरम तेल में जो भी जाता तो वो भुज जाता, लेकिन धांधु महाजगदम्बा का वरदानी था। वो खौलते ही तेल में, कढ़ाई में महाजगदम्बा को सुमिर कर, महोबा वाला मनिया को सुमिर कर वहां गरम तेल में बैठ जाता है, स्नान करता है, क्योंकि वो गरम तेल ठंडे पानी में परिवर्तित हो जाता है माँ जगदम्बा की अनुकंपा आशीर्वाद से। उसमें धांधु खूब स्नान करता है, मल कर स्नान करता है। उसके बाद में ये भी शर्त उसकी पूरी हो जाती है। जब ये शर्त पूरी हो जाती है, उसके बाद धांधु खुशी खुशी से आता है राजा परमाल के दरबार में। आला उदल मलखान ढेवा उसे दूल्हा बनाते हैं। बनाते हुए दोस्तों, दूल्हा बना के उसे ले जाते हैं आगे। चलते चलते दोस्तों, जब महल के करीब आ जाते हैं, उधर मछला अपनी सखी सुनैना के साथ ऊपर से देखती है कि ये मेरे सजना आ रहे हैं, देखिए। जब उसकी नज़र दोस्तों सुनैना की पड़ी कि ये तो आला नहीं है, तो दोस्तों मछला बहुत दुखी होने लगी। एक क्या हुआ दोस्तों, पीछे देखा कि आला उदल चल रहे हैं मलखान। दोस्तों, जब ये सुना कि उसने महा से वरदान मांगा था मुझे आला मिले, अब उसके दोस्तों मन में रोने लगी, वो आंसू आने लगे। उस समय क्या बीत रही होगी उस मछला पर। मछला ने दोस्तों एक सत्य का बाढ़ निकाला और मलखान की तरफ दोस्तों जब भेजा, तो मलखान से कहा। मलखान देखने लगे दोस्तों अपनी भाभी मछला को। अब वार्तालाप होने लगी दोस्तों। अब मछला कहती है, तुम पे धिक्कार है महोबा वालों, तुम आला उदल ढेवा, तुम पे धिक्कार है। बताओ, तुम्हें तेगा बांध कर छोड़ दो, तुम पे जरा सी शर्तें पूरी नहीं हो सकी हैं आला पर। अब दोस्तों वो कठोर वचन कहती है लोगों। दोस्तों मलखान ढेवा उदल से, उदल तो बहुत ही गुस्सामान था, क्रोधित था। वो कहता है उदल कि भाभी तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम पे इतनी शर्त नहीं होगी, तुम पे धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। बताओ, एक बांदी के पुत्र ने ये शर्तें पूरी कर दी, क्या तुम्हें शोभा देगा कि मैं एक बांदी की बहू बन के जाऊंगी?
कठोर वचन सुन सुनकर दोस्तों उदल को क्रोध आ गया। उदल ने कहा, भाभी चाहे मेरी जान चली जाए, मैं आपकी शादी भैया आला से ही कराऊंगा। अब दोस्तों क्या होता है, उदल तो बहुत ही गुस्सेबाज था, उधर मछला की बात भी माननी थी। अब धीरे धीरे दोस्तों जो धांधु था, दूल्हा बने हुआ था, वो महल के करीब पहुंचने वाला था। उधर राघव मच्छ की रानी महारानी मछला की माता आती हैं उसका तिलक करने के लिए। उसी समय उदल वहां पर पहुंचता है और उदल की जो धांधु के ऊपर सर पर पगड़ी बंधी थी, पगड़ी उतार कर आला के सिर पर रख देता है। कपड़े उतार कर वो आला के लिए पहना देता है। धांधु से कहता है, भैया यही रीत है, क्योंकि मछला आपको नहीं चाहती है, मछला तो आला को बर पहले ही कर चुकी है। अब दोस्तों किसी के सर पर पगड़ी बंधी हो, पगड़ी वो उतर कर वो दूसरे के सिर पर पहुंच जाए तो क्या होगा। अब धांधु को क्रोध आ गया दोस्तों। धांधु और उदल को आपस में वार्तालाप होने लगा। वार्तालाप होते 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 दोस्तों कब लड़ाई युद्ध में कन्वर्ट हो गया। अब धांधु तलवार चलाता है उदल से दोस्तों, क्योंकि धांधु भी जगदम्बा का वरदानी था और स्वयं भाई थे, दासी से था पैदा, तो क्या हुआ, उदल को भाई धांधु ने पछाड़ दिया। जब पछाड़ दिया दोस्तों, जब ये सब आला ने देखा, आला दूल्हा बने हुए हैं, आला ने उठाई तलवार। अब आला तो जो उदल थे वो तो पड़े हुए हैं। अब धांधु और आला का युद्ध होने लगा। आला और धांधु का घनघोर युद्ध हो रहा है दोस्तों। आला धांधु को पछाड़ रहा है, क्योंकि ये बात पहले ही कह दी थी कि अगर धांधु से अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो मलिखान ने समझाया था उदल को कि अगर मैं इससे युद्ध लड़ूंगा, ये तुरंत नैनागढ़ वाले हमारे दुश्मन हैं, ये उनके शामिल हो जाएगा, फिर और युद्ध होगा। वो ही हुआ दोस्तों। जब आला से लड़ाई हुई, आला से युद्ध हुआ, आला भी दोस्तों थक जाते हैं। फिर उसके मलखान पहुंचता है, क्योंकि मलखान तो कभी हार नहीं सकता था। मलखान का तो शरीर वज्र का था दोस्तों। जब मलखान धांधु का घनघोर युद्ध होता है, क्योंकि धांधु तो कब तक लड़ता, इधर मलखान भी लड़ चुके थे, आला भी लड़ चुके थे, उदल भी लड़ चुके थे, अब मलखान का नंबर था। धांधु कब तक लड़ता दोस्तों। धांधु और मलखान का घनघोर युद्ध होता है दोस्तों। धांधु अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। भाग जाने के बाद में दोस्तों अब भी मामा माहिल अपनी चुगली से बाज नहीं आता है। मामा माहिल जाता है, राघव मच्छ के पास भड़का देता है, ये कहाँ का न्याय है आपके दरबार में। जब धांधु ने शर्तें पूरी, शादी तो धांधु के साथ होनी चाहिए थे। जब इन लोगों ने धांधु को भी नहीं बख्शा तो तुम्हें क्या बख्शेंगे दोस्तों। अब भावरों के टाइम आया, भावरें पड़ने लगी। अब दोस्तों क्योंकि राघव मच्छ को तो गुस्सा था, राघव मच्छ ने भावरों के टाइम पे जो शर्त युद्ध की, अपने बेटा जोगा भोगा मकरंद सबको बुलाया दोस्तों। भावरों के टाइम पर घनघोर युद्ध होने लगा। जब घनघोर युद्ध होने लगा दोस्तों, लेकिन महोबा वालों से कौन जीत सकता था। घनघोर युद्ध हुआ दोस्तों। युद्ध होने के बाद में आखिर में राघव मच्छ को शादी आला के साथ करनी ही पड़ी। जब आला के साथ मछला की शादी हो जाती है बड़ी धूमधाम से दोस्तों, राघव मच्छ अपनी बेटी मछला को विदा करता है। दहेज में हाथी, तमाम नौकर, हाथी, ऊंट, खच्चर, बहुत सारा दहेज देता है और अपनी बेटी के लिए खुश देखना चाहता है। बेटी के लिए विदा करता है। उधर सारे लोग महोबा चल देते हैं, विदा करा के मछला की, और आ जाते हैं महोबा में। महोबा में मंगल गीत गाए जाते हैं और बड़ी धूमधाम से मंगल गान होता है दोस्तों। आज मैंने आपको आला का विवाह सुनाया। अगर इस विवाह में कोई गलती हो, अगर कोई त्रुटि हुई हो तो अपना बेटा समझकर मुझे क्षमा कर देना। और आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है
कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी ज़रा सी भी अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलो शारदे माता की जय।